तो अपन अब जो क्लास ले रहे हैं ये क्लास है बॉटनी की। बॉटनी के अंदर अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्लांट डाइवर्सिटी। तो आज अपन बेसिकली डाइवर्सिटी की क्लास ले रहे हैं। डाइवर्सिटी क्या होता है इसको अपन थोड़ा समझें। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म, किसी भी चीज़ की बहुत सारी अगर डिफरेंट फॉर्म्स होती है तो आप इसी को क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी, या हिंदी में इसको कहते हैं विविधता। कितनी विविधता है। डाइवर्सिटी किस में हो सकती है? तो डाइवर्सिटी हो सकती है बायोटिक में यानी कि लिविंग के अंदर, और डाइवर्सिटी हो सकती है नॉन लिविंग्स के अंदर। अगर लिविंग्स की डाइवर्सिटी की बात करें तो ये डाइवर्सिटी एनिमल के अंदर हो सकती है यानी कि किसी जंतु के अंदर, ये डाइवर्सिटी किसी प्लांट के अंदर हो सकती है, और यही डाइवर्सिटी किसी माइक्रोब यानी कि सूक्ष्म जीव के अंदर भी हो सकती है। तो डाइवर्सिटी यानी कि विविधता किसी एनिमल के अंदर, किसी प्लांट के अंदर या किसी माइक्रोब के अंदर हो सकती है। कितनी डिफरेंट इनकी वैरायटीज है, इसी का अपन स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ये नॉन लिविंग के अंदर भी हो सकती है लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना है प्लांट, एनिमल या माइक्रोब की डाइवर्सिटी। हमारी अर्थ पृथ्वी गजब की डाइवर्स, इसमें इतनी तरह की जैव विविधता होती है तो हम इसको पढ़ना चाहते हैं, इसकी स्टडी करना चाहती है। तो इसकी स्टडी करने के लिए हम एक अलग ब्रांच बनाते हैं। जैसे एनसीईआरटी अगर 11th की आप देखें तो उसके अंदर एनसीईआरटी खुद बोलती है, शुरुआती पन्ना नंबर 6 के ऊपर बोल रही है कि आपने जैसे नाम सुना होगा, आपने डॉग, आपने नाम सुना होगा कैट, आपने नाम सुना होगा एनिमल, आपने नाम सुना होगा मैमल यानी कि स्तनधारी जिनको आप कहते हैं। तो ये सारे नाम आपने सुने होंगे। अगर अपन किसी कुत्ते का या डॉग का स्टडी करना चाहते हैं, या किसी कैट का या एनिमल का या मैमल का, किसी की भी स्टडी करना चाहते हैं, जिसकी अपन स्टडी करना चाहते हैं बच्चों, उसको अपन कैटेगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेगरी। अपन डॉग की स्टडी कर रहे हैं तो वो अपने लिए कैटेगरी है। हम किसी कैट की या बिल्ली की स्टडी करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? एक कैटेगरी है। अगर हम किसी एनिमल की स्टडी करना चाहते हैं तो एनिमल हमारे लिए क्या है? एक कैटेगरी है। और हम किसी मैमल की स्टडी कर रहे हैं तो इस वक्त मैमल हमारे लिए क्या है? एक कैटेगरी है। तो ये कैटेगरी हो सकती है। अब समझ गए आप कैटेगरी क्या होती है? हम जिसकी स्टडी करना चाहते हैं वो हमारे लिए क्या है? कैटेगरी। कैटेगरी को साइंटिफिकली हम टेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टेक्सा। तो कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट करती है साइंटिफिकली? टेक्सा को। यहां पर डॉग अपने आप में अलग टेक्सा है, यहां पर कैट अपने आप में एक अलग टेक्सा है, यहां पर एनिमल अपने आप में एक अलग टेक्सा है, और यहीं पर मैमल भी अपने आप में अलग टेक्सा है। आज मैं बोल रहा हूं कैटेगरी टेक्सा एक है, मान लेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मैं आपको कैटेगरी और टेक्सा के अंदर फर्क बताऊंगा, लेकिन अभी तो बोल दिया ना कि डॉग कैटेगरी है, कैटेगरी है टेक्सा है, तो मान लीजिए। तो आप किसी भी एक कैटेगरी की स्टडी कर रहे हैं, मतलब आप एक टेक्सा की स्टडी कर रहे हैं, और बहुत सारे टेक्सा को एक साथ मिला करके कहते हैं टेक्सोन। क्या कहते हैं? टेक्सोन। और बहुत सारे टेक्सोन की स्टडी टेक्सोनोमी। तो बेसिकली अपने चैप्टर का नाम क्या है? टेक्सोनोमी। तो अपन टेक्सोनोमी पढ़ेंगे। ये तो थोड़ी सी जानकारी थी ऐसी, इससे कोई लेना नहीं। अच्छा चलो टेक्सोन के बारे में थोड़ी सी और बात कर ले। एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर नाम दे रखा है जैसे राइस, तो आप समझ जाएंगे राइस अपने आप में क्या है? एक कैटेगरी है। एक कैटेगरी मतलब ये अपने आप में एक टेक्सोन है, सॉरी एक टेक्सा है। यहाँ पर आप बात करेंगे गेहूं की, व्हीट, तो ये अपने आप में एक टेक्सा हो गया। यहाँ पर जैसे आप बात करें किसी प्लांट की, तो प्लांट भी अपने आप में क्या हो गया? एक टेक्सा हो गया। तो सब अपने आप में एक टेक्सा, सबको मिला दिया तो टेक्सोन, बहुवचन। ठीक है। किसी ने कहा आप डॉग को पहचानते हैं क्या? हमने कहा हाँ बिल्कुल। कौन है डॉग? क्या आपने डॉग को देखा? डॉग के ऊपर आपको हेयर्स दिखे? बॉडी हेयर्स प्रेजेंट थे, यानी डॉग देखे, डॉग के ऊपर बॉडी हेयर्स प्रेजेंट है। बॉडी हेयर यानी शरीर पर इनके बाल पाए जाते हैं। क्या डॉग के ईयर पिन्ना बाहर निकले होते हैं? कर्ण पल्लव। तो अगर डॉग के ईयर पिन्ना बाहर निकले, डॉग का बॉडी के ऊपर हेयर पाया जाना, ये इसके ईयर पिन्ना का बाहर होना मैमल का कैरेक्टर है। मतलब डॉग क्या है? मैमल है। अच्छा, ये एनिमल का बेसिकली कैरेक्टर एनिमल, और एनिमल किस में आ रहा है? मैमल के अंदर। तो आपने जैसी डॉग की बात की तो डॉग की बात करती है किसके अंदर आ रहा है? एनिमल के अंदर, तो एनिमल की बात कर ली। और ये एनिमल किस कैटेगरी में आ रहे हैं? तो ये मैमल्स में आ रहे हैं, सॉरी मैमल्स में आ रहे हैं, और मैमल जो है वो एनिमल्स एनिमेलिया में आ रहा है। तो इस तरह से तो मैं कहूँ इनको बढ़ते से घटते क्रम में जमाओ, तो बढ़ता क्रम सबसे बड़ा, सबसे पहले एनिमल, एनिमेलिया किंगडम, एनिमल्स। इसी के अंदर कौन आते हैं? मैमल्स। और इसी के अंदर कौन आता है? ये डॉग। तो इनको बढ़ते से घटते क्रम में जमा दिया हमने। ठीक है। एनिमेलिया, एनिमेलिया के अंदर मैमल, मैमल के अंदर डॉग। तो अपन किसी एक कैटेगरी की बात करते हैं, तो कैटेगरी की बात करते हैं तो वहां के कुछ लक्षण होते हैं। एक कैटेगरी के कुछ लक्षण की जानकारी होने पर हम दूसरी कैटेगरी की जानकारी दे सकते हैं जो उससे बड़ी है। सही बात है। इसी की अपन स्टडी करने वाले हैं। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पर प्लांट, तो प्लांट के अंदर क्या आ जाएंगे? व्हीट और राइस वगैरह आ जाएंगे। चलिए अब अपन इसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं, टेक्सोनोमी को प्रॉपर पढ़ते हैं। ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही है।
अपन पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है टेक्सोनॉमी। क्या है टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सिस प्लस नोमोस। तो यहां पर दो शब्द हो जाएंगे, एक शब्द है टैक्सिस और दूसरा शब्द हो जाएगा हमारा नोमोस। टैक्सिस शब्द का क्या मतलब है? टैक्सिस शब्द का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है बच्चों? अरेंजमेंट। और नोमोस शब्द का मतलब होता है लॉ। लॉ का मतलब नियम, वो प्रिंसिपल, वो नियम, वो सिद्धांत जिससे हम जीवों के अरेंजमेंट की बात करते हैं, उसी को आप टेक्सोनॉमी कहते हैं। बोलो समझ में आ गया? टेक्सोनॉमी प्रिंसिपल, सिद्धांत, नियम जिनसे अपन जीवों के क्लासिफिकेशन के अरेंजमेंट की बात करेंगे, वही क्या है? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के बारे में बात की करते हैं तो आपने नाम सुना ही होगा, एपीडी कैंडोले। नाम सुना है आपने? अरे सुना कि नहीं सुना ये नाम? कैंडोले, तो सुन लीजिए, एपीडी कैंडोले। इन्होंने टेक्सोनॉमी की परिभाषा बताई। क्या परिभाषा बताई? कि वो नियम या सिद्धांत जिनके जरिए आप क्लासिफिकेशन करते हैं, वही चीज क्या कहलाती है? टेक्सोनॉमी कहलाती है। टेक्सोनॉमी के कुछ मूलभूत नियम होते हैं, उन मूलभूत नियमों को अपन जानेंगे। जैसे आप किसी का मान लो कि आप किसी के टेक्सोनॉमी पढ़ना चाह रहे हैं, तो टेक्सोनॉमी पढ़ना चाह रहे हैं, किसी जीव का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले आप किसी जीव को देखते हैं। अब जीव को देखा, इसके बारे में जानना चाहते हैं, सबसे पहले जीव को देखेंगे तो कोई न कोई तो होगा जो हमको बताएगा कि जैसे आप जीव को देखो उसके आइडेंटिफिकेशन करो। तो सबसे पहला काम हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। तो टेक्सोनॉमी के अंदर अगर आप टेक्सोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पहचान करना। तो पहला काम पहचान। क्यों? जब भी कोई मिलता है पहली बार बाहर से देखते हैं तो एक्सटर्नल या जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है जनरल कैरेक्टर। अच्छा, जनरल कैरेक्टर, इतनी सी इंग्लिश तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। जनरल कैरेक्टर को देखना। जनरल कैरेक्टर बोले तो जैसे कि मान लो एग्जांपल, आप साइज को देख रहे हैं, आप शेप को देख रहे हैं, आप और कोई ऐसी कैटेगरी जैसे कलर को देख रहे हैं, तो ये जितने भी आपको विजिबल कैरेक्टर्स है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उसे देख करके पहचान करें तो उसको आप क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन। कोई नया जीव मिला है तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला काम हो गया आइडेंटिफिकेशन। जब कंप्लीट हो जाए तो सेकंड नंबर पे हम उसका करेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है बच्चों नामकरण। क्या? आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स के आधार पर नाम रखना, इसको नोमेनक्लेचर कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन नेमिंग करना, ये क्या कहलाएगा? नोमेनक्लेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप क्या करेंगे? उसकी नेमिंग करेंगे। तो वही नेमिंग जो होगी, इसको आप क्या कहेंगे? आप इसको नोमेनक्लेचर कहेंगे। तो पहला काम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब क्या होगा? नेमिंग होगी। सही बात है। और नेमिंग उन्हीं के आधार पर होगी जो हमने इसके आइडेंटिफिकेशन में यूज किए हैं। इसके अलावा अपन नेमिंग नहीं करेंगे। जैसे आप जब भी नाम लिखा जाएगा तो उसके नाम के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ शामिल करेंगे जो उसकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान को बताता होगा। सही बात है। चलिए, इसके बाद नामकरण कर लिया है। नामकरण करने के बाद तीसरी चीज होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? आप ग्रुपिंग करते हैं। नोमेनक्लेचर कर दिया, आइडेंटिफिकेशन कर दिया, अब इसको किस ग्रुप में है, ये कहां पर रखें, तो आप उसको क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करके उसको उसकी उचित जगह पर रख देना, उसको क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो आप जनरल बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो सभी बुक्स में दिया होता है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन, 3 तक दिया होता है। मैं आपको अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा बताता हूँ, चौथा मैं बता रहा हूँ, दैट इज एफिनिटीज। एफिनिटीज क्या होती है? थोड़ा सा इसको समझते हैं। मेन काम तो है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, यहां तक हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हम हमारे काम को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम एफिनिटीज को यूज में लेंगे। व्हाट इज एफिनिटीज? सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के आधार पर अंतर करना, समानता और असमानता के आधार पर अंतर करना एफिनिटी कहलाता है। जैसे सिंपल सा एफिनिटी कहलाता है, इसको सिंपल सा एक समझते हैं। मान लीजिए आज आपने एक प्लांट को देखा, ये प्लांट का नाम हमने दिया P1, एक और प्लांट मिला P2, P3, P4 और P5, 5 पौधे हमको मिल गए। हमने देखा प्लांट एक के ऊपर फूल लगते हैं, तो ये लो जी फूल वाला पादप है ये। तो दूसरे पर देखा ये P2 वो प्लांट है जिसके फूल नहीं लगते, फूल नहीं आता, इसका फूल नहीं है, काट दिया। P3 वो पादप है जिस पर भी फूल नहीं लगते, काट दिया। P4 वो पादप है जिस पर फूल आते हैं, और P5 वो पादप है जिस पर फूल आते हैं।
अब मैंने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, पहचान लिया किस पर फूल आते हैं किस पर फूल नहीं आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो नेमिंग करनी होगी नेमिंग कर दूंगा, इनके कुछ कुछ कैरेक्टर को पकड़ के। अब मैं करूंगा इनका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब इनका वर्गीकरण, हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन किस आधार पर करूंगा, आपने आइडेंटिफिकेशन किया उसी आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे। आपने आइडेंटिफिकेशन में क्या देखा, फूल है नहीं है, यही देखा, इस आधार पर मैं क्लासिफिकेशन कर सकता हूं। मैं एक कैटेगरी बना दूंगा फ्लोरिंग प्लांट, क्या बना दूंगा, फ्लोरिंग प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जिनमें फूल आते हैं। और दूसरा हो जाएगा नॉन फ्लोरिंग प्लांट, नॉन फ्लोरिंग प्लांट ऐसे प्लांट जिनमें फूल नहीं आते। जरा बताओ रे बताओ, फ्लोरिंग प्लांट में किसको किसको शामिल करें, P1 और P4 P5। ओके, नॉन फ्लोरिंग में किसको शामिल करें, P2 P3। ओके, अब ध्यान दीजिए, P1 P4 P5 P1 P4 P5 को एक जगह रख दिया, क्यों, इनके कैरेक्टर सेम थे। P2 और P3 को अलग रख दिया, इनके कैरेक्टर डिसिमिलर थे, अलग थे, तो इनको अलग, तो ये अलग कैटेगरी, अलग ग्रुप बन गया, इनका अलग ग्रुप बन गया। अब मैंने कहा एक काम करो रे, ऐसे मजा नहीं आ रहा, P1 को पकड़ के लेके आओ, आप P1 को पकड़ के लेके आए, P4 को भी लेके आओ, आप P4 को भी लेके आए। अब P1 और P4 में तुलना कर रहे हैं, देखो सिर्फ फूल के अलावा और क्या कैसे मिलते हैं, क्या दोनों के फूल एक जैसे, नहीं सिर्फ फूल में थोड़ा सा चेंजेस है, पर है तो है, हाँ। चलो इनके अंदर दूसरे गुण देखो, आपने दूसरे गुण देखे, पता चला इनके अंदर आपको 7 सिमिलर कैरेक्टर मिले। कितने, 7 सिमिलर कैरेक्टर, मतलब 7 समान आपको इसमें लक्षण दिखाई दिए। चलो अच्छी बात है, मैंने कहा एक काम करो, P1 और P5 भी एक कैटेगरी में आ रहे हैं, P1 और P5 की तुलना कीजिए। गजब की बात, जब आपने P1 और P5 की तुलना की आपको 10 सिमिलर कैरेक्टर मिला है। कितने, 10। बताओ रे बताओ, कौन ज्यादा समान है, P1 और P5। इसका मतलब आप कह देंगे सर P1 और P5 को एक साथ रखिए, P4 को अलग कैटेगरी बना दीजिए। सही बात है, समानता और असमानता के आधार पर अंतर करना एफिनिटीज कहलाता है। समझ में आ गया, एफिनिटी समानता असमानता के आधार पर अलग करना। तो जनरली आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, एफिनिटीज होगा। अगर मैं एक स्टेटमेंट कहूँ सही लगे तभी मेरे को हाँ बढ़ना। हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन के टाइम पर नोमेनक्लेचर के टाइम पर आइडेंटिफिकेशन होता है। नाम कब लिखेंगे, आइडेंटिफाइड कैरेक्टर के आधार पर। नोमेनक्लेचर के टाइम पर आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन के टाइम पर एफिनिटीज काम आती है, जो क्लासिफिकेशन को और अच्छा कर देती है। सही बात है, तो अगर आपने एफिनिटीज को यूज में लिया तो आपका क्लासिफिकेशन और ज़्यादा अच्छा होगा। सही बात है। चलिए, ये हमने इस तरह से कुछ कैटेगरीज बना ली। यहाँ पर अपन अब टेक्सोनोमी की बात करें तो जो टेक्सोनोमी होगी, टेक्सोनोमी तो प्लांट्स की भी होती है और एनिमल्स की भी होती है, क्योंकि प्लांट में भी डाइवर्सिटी है और एनिमल में भी डाइवर्सिटी है। इस आधार पर अगर प्लांट में डाइवर्सिटी देखते हैं क्या कहेंगे, प्लांट टेक्सोनोमी, और एनिमल्स में डाइवर्सिटी देख रहे हैं क्या कहेंगे, एनिमल टेक्सोनोमी। तो यहाँ पर अपन डाइवर्सिटी को देखते हैं जनरली, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी तो प्लांट्स में भी देखने को मिलेगी, प्लांट्स में भी है, और डाइवर्सिटी तो एनिमल्स में भी है, एनिमल्स में भी है। अगर आप प्लांट की डाइवर्सिटी पढ़ना चाहते हैं क्या कहेंगे इसको, प्लांट टेक्सोनोमी। सही बात है। और एनिमल की देखना चाहते हैं क्या कहेंगे, एनिमल टेक्सोनोमी। तो एनिमल टेक्सोनोमी, तो टेक्सोनोमी की 2 कैटेगरी होगी। जब आप 11th क्लास में होते हैं तो प्लांट टेक्सोनोमी आप कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, 11th क्लास में आप प्लांट टेक्सोनोमी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 एनिमल टेक्सोनोमी का होता है। ठीक है, तो ये तो आप 11th तो निकल गए हैं, लेकिन बीएससी में है तो फिर भी आपके एनिमल टेक्सोनोमी अलग चलती है। जूलॉजी में, जूलॉजी पढ़ते हैं ना, कोर्डेटा, प्रोइफेरा, सिलेंटेरा, वो वाला सारा, वैसे प्लांट टेक्सोनोमी अलग से चलता है। अब बताओ रे बताओ, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी कौन है जी, शाबाश शाबाश बोलो, केरोलस लिनियस। फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनोमी कौन, अरस्तु। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी थियोफ्रेस्टस होना चाहिए, थियोफ्रेस्टस है ना, नहीं वो बीटेक करे। चलिए सुनिए, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी कौन होगा, केरोलस लिनियस। फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनोमी नहीं, चुप हो जाओ, अरस्तु नहीं बोलना है। अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी है। एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनोमी केरोलस लिनियस। फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी केरोलस लिनियस। फादर ऑफ टेक्सोनोमी केरोलस लिनियस। तो केरोलस लिनियस ही टेक्सोनोमी के बापू हैं। बोलो बेटो बोलो, कि टेक्सोनोमी के बाबूजी कौन, केरोलस लिनियस। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ध्यान देंगे, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी ये कौन हो जाएंगे, केरोलस लिनियस, केरोलस लिनियस, लिनियस। ओके, केरोलस लिनियस, तो ये फादर ऑफ टेक्सोनोमी है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता दो, ये पूरा नोट कर लोगे क्या तुम लोग, एक बात और, आप किसी किताब में देखेंगे आइडेंटिफिकेशन दे रखा है, नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन दे रखा है,
तो उसमें ऐसा लिखा हो सकता है आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, ऐसा मिल सकता है, घबराना नहीं है। सबसे पहले देखते हैं आपने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब क्या कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किस आधार पर कर रहे हैं, आइडेंटिफाइड, जो आपने जिससे आइडेंटिफिकेशन किया उसके आधार पर कर रहे हैं, उन कैरेक्टर्स के आधार पर नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। जब नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो आपको क्लासिफिकेशन साथ के साथ जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या जरूरी, पादप का कर रहे हो कि जंतु का कर रहे हो, पादप का कर रहे हो तो क्या है ये निम्न पादप है कि उच्च पादप है। तो जब आप नाम लिख रहे हो तो भी आपको कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो क्लासिफिकेशन से लेने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये पहला वाला काम अलग होता है, बाकी के सारे काम तो एक साथ ही होते हैं। अगर बाकी के सारे काम एक साथ ही होते हैं तो कोई बुक ऐसे लगती है कि पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर। गलत नहीं है, सही है, सही बात है ना। ये तीनों तो एक साथ हो रहे तो किसी को भी पहले लिख दो, लेकिन ये सबसे पहले होगा, ध्यान रखना, आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले होना चाहिए। सही बात है, ये जानकारी को नोट कर लीजिए आप। क्या, कौन सी लाइन, हाँ वो चलो कोई बात नहीं, ये लिख लीजिए आप। इनका भी आप लिख लेना है ना। क्लासिफिकेशन में क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। एफिनिटीज में इंटर रिलेशनशिप लिखते हैं। हो गया, हटा दे, बढ़ जाए आगे। हाँ जी, अब तक हमने क्या सीखा, टेक्सोनोमी कितने शब्दों से बना है, 2 शब्दों से, टैक्सिस और नोमोस। टैक्सिस शब्द का मतलब अरेंजमेंट, नोमोस शब्द का मतलब लॉ यानी कि प्रिंसिपल, सिद्धांत, नियम। हाँ, अरेंजमेंट किसका, प्लांट का और एनिमल का। प्लांट का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो प्लांट टेक्सोनोमी, एनिमल का कर रहे हैं तो एनिमल टेक्सोनोमी। फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी, फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनोमी। ध्यान रखिए, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी थियोफ्रास्टस भी हो सकते हैं, लेकिन वो एंशिएंट, प्राचीन टेक्सोनोमी के प्राचीन प्लांट टेक्सोनोमी के जनक है। शुरू में उन्होंने बताया था, लेकिन हम मॉडर्न के तो इन्हीं को पढ़ते हैं। तो मॉडर्न के आपको याद रखना है, कैरोलस लिनियस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ नया सीखते हैं। आपने सुना है प्लांट्स के बारे में, सबसे पहले आई थैलोफाइटा, सही है, उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। चलिए मैं ब्रायोफाइटा की बात करता हूँ। ब्रायोफाइटा वो जिनके अंदर सुविकसित जड़ तंत्र नहीं होता है, सुविकसित बोल रहा हूँ, सुविकसित जड़ तंत्र नहीं होता है, छोटे छोटे होते हैं ब्रायोफाइटा। तो उनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, मतलब कि संवहन उत्तक नहीं होते हैं, ऊपर तक पानी पहुंचाने वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर सुविकसित जड़, मतलब वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल्स या संवहन उत्तक होते हैं। तो आपने देखा कि पहले कौन आया, ब्रायोफाइटा, फिर कौन आया, टेरिडोफाइटा। कैसे पता कि पहले ब्रायो आया, हमने उद्विकास को देखा। जिसके अंदर संवहन उत्तक नहीं है वो पहले आया है, जिसमें संवहन उत्तक है वो बाद में आया है। सही बात है, आप जब पढ़ेंगे तब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो और ज्यादा विकसित, मतलब ये और बाद में आए हैं। तो सबसे पहले शेवाल यानी थैलोफाइटा है, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नो, फिर एंजियो। क्या आपने क्लासिफिकेशन यानी टेक्सोनोमी के दौरान उद्विकास को काम में लिया, इवोल्यूशन। अगर टेक्सोनोमी के दौरान, टेक्सोनोमी के साथ उद्विकास को, इवोल्यूशन को भी शामिल कर लिया जाए तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिस्टेमिक्स। क्या कहते हैं, सिस्टेमिक्स। तो अपन अब पढ़ेंगे सिस्टेमिक्स क्या होता है। सिस्टेमिक्स ग्रीक शब्द सिस्टेमा से बना है, ग्रीक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से बना है, ग्रीक नहीं लैटिन है। और इसको किसने दिया था, तो सिस्टेमेटिक्स जो है एक लैटिन शब्द है, इसका ध्यान रखिए, लैटिन शब्द। और ये भी कैरोलस लीनियस ने ही दिया था, है ना, कैरोलस लीनियस। ओके, अब देखिए सिस्टेमेटिक्स क्या होता है। आप टेक्सोनोमी पढ़ रहे हैं,
टेक्सोनोमी, किसके साथ? विद इवोल्यूशन, उद्विकास के साथ। तो टेक्सोनोमी के साथ उद्विकास को शामिल कर लिया जाए, उद्विकास के आधार पर टेक्सोनोमी पढ़ी जाए, इसको क्या कहेंगे? सिस्टेमिक्स। सिस्टेमिक्स की दो ब्रांचेस होती है, दो कैटेगरी होती है। अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल कैरेक्टर को आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी कह सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? जो बाहर से दिखाई दे, कौन कैसा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे 2 हाथ है 2 पैर है, ये मेरी मॉर्फोलॉजी है। मेरे हृदय के अंदर 2 आलिंद है 2 निलय हैं, ये मेरी एनाटॉमी है। तो काटने के बाद अंदर से कैसा नजर आ रहा है? वो एनाटॉमी है, और बाहर से कैसे दिखाई दे रहा है? वो मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर अगर आप सिस्टमेटिक्स को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसको ओल्ड सिस्टमेटिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? ओल्ड सिस्टमेटिक्स कहेंगे। ओके, ओल्ड सिस्टमेटिक्स। ओल्ड सिस्टमेटिक्स में अपन क्या करते हैं? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं। जैसे क्या कैरेक्टर देखते हैं? लीफ देख लिया, प्लांट्स का करें तो लीफ देख लिया। आप देख लीजिए उसके अंदर लीफ के बाद और क्या देख सकते हैं जो आपको नजर आता है? स्टेम देख सकते हैं, उसका फ्लावर देख सकते हैं, उसका रूट देख सकते हैं। जो जो आपको कैरेक्टर बाहर के दिखाई दे रहे हैं उनके आधार पर अगर आप इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो ओल्ड सिस्टमेटिक्स है। दूसरा हो सकता है इसको अपन न्यू सिस्टमेटिक्स कहेंगे, या फिर इसको आप नियो सिस्टमेटिक्स भी कह सकते हैं, नियो सिस्टमेटिक्स। या फिर इसको आप बायो सिस्टमेटिक्स भी कह सकते हैं, बायो सिस्टमेटिक्स। क्या होता है न्यू सिस्टमेटिक या बायो सिस्टमेटिक्स? देखते हैं। यहां पर आप इंटरनल कैरेक्टर को देखते हैं। कौन से? इंटरनल कैरेक्टर। तो जहां पर एक्सटर्नल देखा जाए वो ओल्ड सिस्टमेटिक्स है, और जहां पर इंटरनल देखा जाए वो नियो सिस्टमेटिक्स या बायो सिस्टमेटिक्स है। क्या इंटरनल कैरेक्टर हम देखने वाले हैं? अगर हम जो कैरेक्टर्स देख रहे हैं वो सेलुलर हो सकते हैं। कैरेक्टर कैसे हो सकते हैं? सेलुलर। सेलुलर का मतलब सेल के, कोशिका के। ये कैरेक्टर हिस्टोलॉजिकल हो सकते हैं। हिस्टोलॉजिकल का मतलब होता है उत्तक, हिस्टोलॉजिकल यानी उत्तक के देख रहे हैं। ये कैरेक्टर एनवायरमेंटल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल, छोटा है। ये कैरेक्टर इकोलॉजिकल हो सकते हैं, इकोलॉजिकल। ये कैरेक्टर आप बोल सकते हैं केमिकल कैरेक्टर हो सकते हैं, केमिकल। ये कैरेक्टर जेनेटिकल हो सकते हैं, जेनेटिकल। कोई से भी हो सकते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल। तो आप ये कैरेक्टर देख सकते हैं, बहुत सारे। हम बात करेंगे सेलुलर की। सेलुलर कैरेक्टर में क्या देखते हैं? वो कैरेक्टर जिसमें आप सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सेल स्ट्रक्चर। उनको अपन क्या कहेंगे? सेलुलर। अब आप देखिए सेलुलर कैरेक्टर के अंदर सेल के स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर आप क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियस के कैरेक्टर देखते हैं। तो एनसीईआरटी में यहाँ पर सेलुलर या फिर न्यू सिस्टमेटिक्स में सेलुलर कैरेक्टर के ऊपर खास ध्यान देकर के बताया गया। एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पर बताया गया कि आप सेलुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी आप न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। उसके अंदर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से बात की गई। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का बिहेवियर और साइज ऑफ क्रोमोसोम, इसके आधार पर उसने ये बात कर रखी है। तो अपन जो बात कर रहे हैं एक्चुअल में वो न्यूक्लियो टेक्सोनोमी है। आप न्यूक्लियस को देख रहे हैं तो ये तो अलग अलग कैरियो क्या बोलते हैं इसको? साइटोटेक्सोनोमी। अगर सेलुलर को आप देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे अपन? साइटोटेक्सोनोमी। तो साइटोटेक्सोनोमी होगी। अब साइटोटेक्सोनोमी, और अगर आप केंद्र को देख रहे हैं तो वो होगी कैरियोटेक्सोनोमी। तो साइटोटेक्सोनोमी कैरियोटेक्सोनोमी अलग अलग है दूसरी बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जहाँ पर साइटोटेक्सोनोमी की बात करेगी वहीं पर इसने न्यूक्लियोटेक्सोनोमी की भी बात कर ली। हम कर सकते हैं कि ऐसा, हाँ सही मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस भी तो सेल का ही पार्ट है। सही बात है ना? तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे गलत नहीं बोला, सही बोला। उसने क्या किया? इसने कैरियोटेक्सोनोमी में बात की है क्या? स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम नंबर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या के बारे में कहा। फिर यहाँ पर बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बिहेवियर के आधार पर इसने इसका वर्गीकरण किया है। तो आप देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग होने पर अलग अलग प्रजाति हो जाती है। देखिए इंसान के अंदर कितने 48 क्रोमोसोम है, तो ये होमोसेपियंस है, और दूसरे में अलग अलग मिलते हैं सब में। 48 क्या 46 46 है, तो ये अपने होमोसेपियंस से है ना। बाकी आप गुरिल्ला, बंदर, इनमें देखें तो सब ऊपर नीचे मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। तो आप क्रोमोसोम के आधार पर भी तो टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम देख सकते हैं, बिहेवियर क्रोमोसोम देख सकते हैं। देखिए उसके बाद हिस्टोलॉजिकल में अपन क्या देखते हैं? टिश्यू को देखते हैं। टिश्यू की स्टडी करते हैं, उस आधार पर अपन टेक्सोनोमी, टिश्यू मतलब उत्तक, है ना। हिस्टोलॉजी क्या कहते हैं? औतकी, उत्तकों का अध्ययन। तो आप टिश्यू को देख रहे हैं, लेकिन देखो आप टिश्यू को देख रहे हो तो इसकी डिटेल बात अपन नहीं करेंगे, इसको अपने जिससे कोई लेना नहीं। एनवायरमेंटल, आप आसपास के एनवायरमेंट को देख रहे हैं। अच्छा, एनवायरमेंट को देख रहे हैं वही इकोलॉजी है ना, एनवायरमेंट को देख रहे हैं वही इकोलॉजी है, इकोलॉजिकल स्टडी, तो इसको इकोलॉजिकल टेक्सोनोमी कहेंगे। हाँ जी, केमिकल को देख रहे हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले केमिकल को देख रहे हैं, तो इसको आप कीमोटेक्सोनोमी कहेंगे। क्या कहेंगे? कीमोटेक्सोनोमी। यहां पर अपन कीमोटेक्सोनोमी की थोड़ी बात करेंगे। कीमोटेक्सोनोमी, हर प्लांट का जो है आप देखते हैं कि स्वाद अलग अलग होता है, टेस्ट अलग अलग है।
क्योंकि उसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल अलग अलग है। वहाँ पर पाए जाने वाले हर प्लांट की फ्रेगनेंस अलग अलग है। फ्रेगनेंस का मतलब है खुशबू, शाबाश। तो वहाँ की फ्रेगनेंस अलग है और वहाँ पर टेस्ट भी हर प्लांट का अलग अलग है। कैसे? आप अमरूद का पत्ता खाइए और एक आम का पत्ता खाइए, तो दोनों का स्वाद अलग अलग मिलेगा। अब सवाल होता है दोनों का स्वाद अलग अलग क्यों है? तो इसका सिंपल सा लॉजिक, उसमें पाए जाने वाले रसायन अलग अलग है। आप देखेंगे सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, पता नहीं क्या क्या भरा है, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से हर तरह से स्वाद आ सकता है। तो इसका मतलब हर तरह के केमिकल प्रेजेंस हो सकते हैं। तो उन केमिकल के आधार पर भी टैक्सोनॉमी की जा सकती है, दैट्स कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी। और कीमोटैक्सोनॉमी टेस्ट के आधार पर भी हो सकती है, फ्रेग्रेंस के आधार पर भी हो सकती है। टेस्ट के आधार पर जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जांपल बताता हूँ, हाँ, कद्दू, खीरा, और आप क्या ले सकते हैं इसमें, करेला, कुकुरबिटेसी फैमिली, इनके अंदर ट्राइटर्पेंट्स बनते हैं। ट्राइटर्पेंट्स की वजह से ये कड़वे होते हैं। तो जो कड़वे उनकी एक कैटेगरी बना दी, कुकुरबिटेसी फैमिली कह दी, कुकुरबिटेसी। तो कुकुरबिटेसी में कड़वे होते हैं। सर कद्दू कहाँ कड़वा होता है पकने से पहले कद्दू कैसा होता है? कड़वा होता है। ये अलग बात है कि जैसे कद्दू पकता जाता है वैसे ट्राइटर्पेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, बाद में कड़वा नहीं लगता है। पकने का मतलब कढ़ाई में पकना नहीं है, वो खेत में पक रहा है वो, है ना। तो ये खेत में जैसे कद्दू पकेगा तो ट्राइटर्पेंट्स कम हो जाएंगे। बहुत से ऐसे होते हैं जो उनको कम नहीं कर पाते, जैसे कि खीरा आखिर तक मेंटेन कर लेता है। तो खीरा ककड़ी जो होती है वो आखिर तक उन ट्राइटर्पेंट्स को मेंटेन करती है। तो आप देखते हैं कुछ आप खाते तो कड़वे निकल जाते हैं, तो उनमें ट्राइटर्पेंट्स मेंटेन है। और एग्जांपल करेला, वो तो जिंदगी भर मेंटेन रख लेता है अपने छिलकों में, है ना। तो इसका मतलब ये जो है इनने टेस्ट के आधार पर आपने क्लासिफिकेशन किया कि नहीं किया ना। इसी तरह से आप फ्रेग्रेंस के आधार पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फूल की अलग अलग खुशबू होती है, सबकी अलग अलग खुशबू, तो फ्रेग्रेंस के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो आप टेस्ट के आधार पर या फ्रेग्रेंस के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब आप केमिकल के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और केमिकल के आधार पर क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा? कीमोटैक्सोनॉमी। सही बात है। तो ये केमिकल, जेनेटिकली आप जीन देख रहे हैं, जीन के आधार पर। उसके बाद आप एम्ब्रियोलॉजिकल, आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अपन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख करके अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल टैक्सोनॉमी हो जाएगी, है ना। तो आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझते हैं, एम्ब्रियो समझते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है? भ्रूण। भ्रूण क्या होता है? किसको कहते हैं भ्रूण? चुप हो जाओ, निषेचन के बाद भ्रूण ऐसा नहीं कहना है। देखो ध्यान से, एक शुक्राणु अंडाणु मिल गए, निषेचन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट में माइटोसिस से बनी संरचना भ्रूण कहलाती है। जाइगोट में माइटोसिस बोले तो समसूत्री विभाजन, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हर बार जाइगोट ही आगे जाकर भ्रूण बनने ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बार जाइगोट तो बन जाता है, बाद में हो जाता है मियोसिस। अगर जाइगोट में मियोसिस हुआ है उसको भ्रूण नहीं कहेंगे। ये पूरी बायोलॉजी में वैलिड है, देख लेना कहीं पर भी, ठीक है। तो जाइगोट में माइटोसिस के बाद बनी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? भ्रूण कहलाएगी। आप पढ़ते ना, मोरुला, ब्लास्टुला वगैरह सारे, है ना, इंसानों के अंदर। हाँ जी, ये हो गए एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट और सारी बातें। तो हमने सिस्टमेटिक्स की या सिस्टमा की थोड़ी सी बातें कर ली, समझ में आई? चेपो ध्यान रखना, सिस्टमेटिक्स टर्म किसने दी थी? टर्म लीनियस ने दी थी, है ना। ये टर्म लीनियस भाई साहब ने दी। हो गया, बेटा दो। आपको पता है दुनिया में अब तक कितनी चीजें खोजी गई है? यहाँ की डाइवर्सिटी कितनी है अर्थ की? नहीं पता? अर्थ हमारी गजब की डाइवर्स है। एनसीईआरटी बोलती है, जब 11वीं क्लास में डाइवर्सिटी की बात करती है, अर्थ पर 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन यहाँ की डाइवर्सिटी है। इतनी स्पीशीज यहाँ पर खोजी गई है। जब 12th की इकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर मोर देन 1.5 मिलियन शब्द का प्रयोग करती है। अगर मोर देन 1.5 लिखा है तो इसका मतलब 1.5 मिलियन से ज़्यादा,
और यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं, तो दोनों सही है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ की डाइवर्सिटी देखते हैं तो आपको पता चलता है कि अर्थ की जो डाइवर्सिटी है कितनी ज़्यादा, यहाँ पर 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीशीज है। बताइए कितनी सारी स्पीशीज है। चलिए 1.8 मान के चलते हैं, तो 1.8 मिलियन है, तो इसको मैं लाख में कन्वर्ट करूँ तो 1 मिलियन में 10 लाख, तो 1.8 मिलियन में कितने लाख है, 18 लाख हो गए क्या। ओके, तो ये 18 लाख यहाँ पर है, 18 लाख। अगर यहाँ पर 18 लाख स्पीशीज है, इतनी जातियाँ, सोच के देखिए कितनी सारी स्पीशीज है। मैं कहूँ एक काम करो, 18 लाख जातियों को पढ़ लो, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। एक जाति के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो हर जाति के अंदर बहुत सारे, मिनिमम मान लेते 10, हालांकि 10 से ज़्यादा ही होंगे, लेकिन एक जाति में अगर 10 लाख कैरेक्टर, सॉरी 10 कैरेक्टर, तो 18 लाख जातियों में कितने कैरेक्टर? एक जाति में अगर 10 कैरेक्टर तो 18 लाख जातियों में है जी 180 लाख। कितने हो गए? तो यहाँ पर कैरेक्टर्स कितने हो गए? 180 लाख कैरेक्टर हो गए। तो 180 लाख कैरेक्टर को आपको पढ़ना है। क्या 180 लाख कैरेक्टर को आप पढ़ पाएंगे? नहीं, जोर आएगा पढ़ने में। देखिए, तो यहाँ पर अपन देखते हैं, अपने आइडेंटिफिकेशन किया तो अपने पास कितने कैरेक्टर है? 180 लाख कैरेक्टर्स आ गए, जिनको पढ़ना हमारे लिए, हमारे बस की बात नहीं होगा। एक काम करते हैं, अपन इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब आप इनका नामकरण कर लेंगे। तो जब आपके पास 180 लाख कैरेक्टर है, एक स्पीशीज के पास 10 कैरेक्टर, भले ही 10 कैरेक्टर हो, 20 कैरेक्टर हो, 50 कैरेक्टर हो, स्पीशीज का नाम तो एक ही होगा। तो हमने एक का अगर 10 कैरेक्टर एक के माने तो भी उसका नाम तो एक ही होगा। तो 180 लाख में 10 का भाग दे दो तो कितने नाम हो जाएंगे? 18 लाख। सॉरी, नोमेनक्लेचर कितने हो जाएंगे? 18 लाख नोमेनक्लेचर हो गया। अब क्लासिफिकेशन करेंगे। सर 18 लाख के बारे में पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते यार। एक काम करिए, क्लासिफिकेशन करिए। क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको 2 किंगडम सिस्टम में बांट देंगे। द्विजगतपत्ति। हम इसको 3 किंगडम सिस्टम में बांट देंगे। त्रिजगतपत्ति, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, 6 किंगडम सिस्टम। तो इतने किंगडम सिस्टम में अपन बांट के पढ़ेंगे। 2 किंगडम सिस्टम में बांट दिया तो बोलो, इतने को 2 में बांट दिया, 2 तो पढ़ लोगे, 3 तो पढ़ लोगे, 4 तो पढ़ लोगे, या 5 या 6 तो पढ़ लोगे, इतने से तो पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया? बोलिए, लिनियस। 3 किंगडम सिस्टम इसमें अर्नेस्ट हैकल, नाम सुना है? अर्नेस्ट हैकल। ओके, इसके बाद 4 किंगडम सिस्टम कोपलैंड। किसने दिया भैया? कोपलैंड। तो ये कोपलैंड नाम याद रखिए। 5 किंगडम सिस्टम व्हिटेकर, RH व्हिटेकर, पढ़ते ही है, तुम्हारे बहुत फेवरेट है। और 6th कार्ल वुज। किसने दिया भैया? कार्ल वुज ने। सारे याद हो गए। चलिए, 2 किंगडम सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, 3 किंगडम सिस्टम अर्नेस्ट हैकल, 4 किंगडम सिस्टम कोपलैंड, 5 किंगडम सिस्टम व्हिटेकर और 6 किंगडम सिस्टम कार्ल वुज। तो हम जिस दिन 6 किंगडम सिस्टम पढ़ लेंगे उस दिन इन 180 लाख कैरेक्टर्स को भी पढ़ लेंगे। क्योंकि मैं एक ना एक बात तो ऐसी जरूर बोलूंगा जिसमें किसी न किसी स्पीशीज का कोई कैरेक्टर जरूर आ जाए। जैसे मैंने भले प्लांट ही बोल दिया, तो प्लांट बोल दिया तो हमने क्लियर कर दिया कि उसके पास सेल वॉल है, उसके पास न्यूक्लियस है, वो यूकैरियोटिक है, उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी होगी। कितनी सारी चीजें बोल दी। तो मैं एक शब्द भी बोलूंगा तो कितने सारे कैरेक्टर एक साथ बोल लूंगा। इसका मतलब क्लासिफिकेशन को आसान बनाया कि मुश्किल बनाया? मुश्किल। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन चीजों ने हमारे क्लासिफिकेशन को क्या कर दिया? आसान कर दिया। सही बात है। तो आपसे पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन का महत्व क्या है, प्रैक्टिकल प्रायोगिक महत्व क्या है क्लासिफिकेशन का, तो हम कहेंगे हमारे स्टडी को आसान कर देना, ग्रुपिंग कर देना, क्लासिफिकेशन कर देना, यही बात है ना। टेक्सोनॉमी लिख लीजिए। ये डिस्कवर्ड स्पीशीज है ना, डाइवर्सिटी मतलब डिस्कवर्ड स्पीशीज। मिटा दो। हाँ जी, तो अपन अब टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो टेक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, प्रायोगिक महत्व क्या है? तो इसका प्रायोगिक महत्व है जीवों की पहचान करना, अननोन ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करना। आपको कोई भी अननोन जीव मिला, आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, उसको किसी न किसी ग्रुप में रख देंगे। तो अज्ञात जीवों की पहचान करना इसका प्रायोगिक महत्व है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, वैसे आप जब घर जाएंगे नोट्स बनाएंगे हिंदी में तो आप लिख लेंगे, जो बोल रहा हूँ। पहली बात, टेक्सोनॉमी का प्रायोगिक महत्व क्या है? अज्ञात जीवों को पहचानना। ठीक है। दूसरा, पृथ्वी के ऊपर मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन।
उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ है आप जानते ही हैं, है ना। जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे बीच का जो रीजन होता है इसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। इसके अंदर जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। इकोलॉजी में पूरा पढ़ा रखा है इसको डिटेल से, तो इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं करता हूँ, इकोलॉजी की बात है। क्वेश्चन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के यहाँ पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी क्यों होती है, तो इसका आंसर होता है जो एनसीईआरटी बोलती है, 3 बातें बोलती है एनसीईआरटी। यहाँ पर जो होता है लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम, यानी यहाँ पर उद्विकास को एक लंबा समय मिला है, तो लंबे समय में बहुत ज्यादा उद्विकास हुआ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जाते हैं। सेकंड नंबर पे पृथ्वी यहाँ पर बोलती है, यहाँ पर हाई जो है क्या कहते हैं, हाई यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है जैव क्या बोलते हैं इसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ का उत्पादन ज़्यादा है, उत्पादकता ज़्यादा है, इस वजह से होता है। और थर्ड नंबर पे आप जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, मोर सोलर एनर्जी, क्योंकि पृथ्वी की भूमध्य रेखा के सीध में आता है तो वहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा आती है, तो मोर सोलर एनर्जी की वजह से ऐसा होता है। ओके, लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम होता है, यहाँ पर मोर सोलर एनर्जी होती है, इस वजह से यहाँ पर विकास बहुत ज्यादा हुआ। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी जब भी पूछा आपका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पृथ्वी के ऊपर। सेकंड नंबर पे पृथ्वी पर सेकंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है, तो उसका आंसर है कोरल रीफ। कोरल रीफ का क्या लोचा है उसका समझना। समुद्र में जो होता है लाइट लिमिटिंग फैक्टर होता है, लाइट लिमिटिंग फैक्टर का मतलब गहराई तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। अगर प्रकाश गहराई तक नहीं पहुंच पाता तो बताइए नीचे वाले जीव कभी भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उनके लिए फिर ऊर्जा का अलग स्रोत होता है। मतलब ये एनसीईआरटी खुद एक लाइन बोलती है कि जो समुद्र में लाखों किलोमीटर गहराई में जो जीव रहते हैं उन तक तो प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, तो उनके लिए फिर ऊर्जा का स्रोत क्या है, उनको तो ये भी नहीं पता कि ऊर्जा सूरज नाम का कोई खगोलीय पिंड है जो उनको ऊर्जा प्रदान कर सकता है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये यहाँ पर ये रसायन स्वपोषित जीव होते हैं, रसायनों से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। आयरन सल्फर, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया आप सुनते हैं, तो वो वाले जीव यहाँ पर होते हैं। और भी दूसरे लॉजिक होते हैं यहाँ पे। थर्मल वेंट्स होते हैं। थर्मल वेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर नीचे से जमीन से ऊष्मा निकल रही होती है, गर्म पानी के झरने जिनको कह सकते हैं थर्मल वेंट्स। तो यहाँ से हीट से एनर्जी लेकर के उससे आरटीपी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो दूसरी तरीके से, लेकिन ऊपर जो है, ऊपर तो यहाँ पर जो ऊपर रह रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ये प्रकाश संश्लेषण वगैरह करेंगे और इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है, कोरल रीफ्स क्या होता है, जो जीव मर जाते हैं, कोशिका भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट की बनी तो लगातार मरते रहते हैं, जमते रहते हैं। तो जमते लाखों सालों से इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि यहाँ तक प्रकाश पहुंच रहा है। जब यहाँ पर प्रकाश पहुंच जाता है तो यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं तो यहाँ की जैविकता ज़्यादा होती है। तो समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा जैविकता कहाँ पर होती है, कोरल रीफ। कहाँ पर होती है बच्चों, कोरल रीफ। कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी चट्टानें होती है, ओके। और जंतुओं के मरने से बनती है सारी, आप पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी में आता है सारा। तो यहाँ पर क्यों डाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है, तो इसका लॉजिक आपने देख ही रखा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। नॉर्मल केस में लाइट लिमिटिंग फैक्टर होता है पानी के अंदर, ठीक है। चलिए, तो आप बताइए मेरे को, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। पृथ्वी पर दूसरी सर्वाधिक जैव विविधता, कोरल रीफ। समुद्र में सबसे पहली सर्वाधिक जैव विविधता, समुद्र में कोरल रीफ ही होगा। अरे पृथ्वी पर दूसरा है, समुद्र में तो पहले ही ना, ध्यान रखेंगे, ओके। ये हमने बात की किसकी, कुछ। अब बात करते हैं अपन नोमेनक्लेचर की। आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब कुछ समझ चुके हैं। हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नोमेनक्लेचर। नामकरण। नोमेनक्लेचर क्या है, सबसे पहले आया पॉलिनोमियल सिस्टम। पॉलिनोमियल सिस्टम क्या है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। पॉली का मतलब बहुत सारे, बहुत ज़्यादा। मैनी, पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे। नोमियल सिस्टम मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को देख करके नाम लिखा जाएगा। ये पुराने ज़माने के जो वैज्ञानिक थे ना, उनका नामकरण का तरीका था। उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, एक प्लांट का या किसी भी जंतु का नाम रखते हैं तो उसके नाम के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर को शामिल कर लें। अब आप सोचो कि उसके जितने कैरेक्टर है सारे ही नाम के अंदर शामिल कर देंगे तो नाम कितना लंबा हो जाएगा, और इतने लंबे नाम को याद रखना आसान नहीं है। बताइए, टेक्सोनॉमी चीज़ों को मुश्किल करने के लिए बनाई गई कि आसान करने के लिए? आसान करने के लिए बनाई गई। इसका मतलब नहीं चलेगा, पॉलिनोमियल सिस्टम नहीं चलेगा, नॉट वैलिड। तो जो वैलिड ही नहीं है उसको क्या पढ़ना, तुझे नहीं पढ़ेंगे। फिर दूसरा नोमेनक्लेचर जो आ रहा है, ये है बाइनोमियल सिस्टम या बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल सिस्टम, बाई का मतलब दो, तो यहाँ पर टू पार्ट होंगे, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है, एक होता है जीनस, एक होता है स्पीशीज, एक होता है वंश होता है, एक जाति होता है, पढ़ते ही। बाइनोमियल सिस्टम का सबसे पहले विचार एक साइंटिस्ट को आया और उसने अपनी किताब के अंदर इस विचार को रखा, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इत्तेफाक से कार्ल वॉन लिने नाम का एक आदमी था,
उसने इसको पढ़ा, उसको बहुत पसंद आया। इतना पसंद आया कि उसने बोला कि अब हर पौधे के नाम और बाद में जाकर के हर जंतु के नाम हम दो जो है हर पौधे के, बंद कर दो फ़ोन को, साइलेंट कर दो, हर पौधे के या हर जंतु के नाम जो है हम 2 पदों में लिखेंगे, पहला वंश का दूसरा जाति का। इसी ने दिया बाइनोमियल सिस्टम। तो बाइनोमियल सिस्टम आइडिया किसी और का था, लेकिन दुनिया के सामने कौन लेके आया? लीनियस। तो इसलिए हम कहेंगे बाइनोमियल सिस्टम गिवन बाय लीनियस। ओके, तो इसको लीनियस ने, हकीकत में तो कुछ और ही हकीकत, लीनियस, तो लीनियस ने इसको हमारे सामने लेके आया, तो लीनियस का ही नाम लिया जाता है। अब जब भी क्वेश्चन आपका आंसर लीनियस होना चाहिए, ठीक है। लीनियस लेकर के आया। अब यहाँ पर इसका गजब का एक बढ़िया बात बताऊँ, ये इतना प्रभावित था ये इससे कि इनका नाम क्या था? इनका नाम था कार्ल वॉन लीने। क्या नाम था? कार्ल वॉन लीने। लेकिन इतने प्रभावित हुए उन्होंने फिर अपना नाम ही द्विनाम पत्ती में रख दिया, कैरोलस लीनियस। आज से कोई भी इसको कार्ल वॉन लीने नहीं बुलाएगा, क्या बोलेंगे? कैरोलस लीनियस, 2 शब्द में, ठीक है। तुम्हारी इतनी डेडिकेशन है क्या पढ़ाई के लिए? नहीं है। चलिए, अब इसने क्या किया? कैरोलस लीनियस ने जो है कुछ नियम दिए। ये नियम इसने प्लांट्स के लिए भी दिए। इसने जो है नोमेनक्लेचर दिया, इसने क्या होता है? बाइनोमियल सिस्टम, जो नोमेनक्लेचर दिया, ये नोमेनक्लेचर जो है ये इसने प्लांट्स के लिए भी दिए और ये इसने एनिमल्स के लिए भी दिए। तो प्लांट्स के लिए भी एज वेल एज एनिमल के लिए। एनिमल, तो प्लांट की नेमिंग भी की इसने, प्लांट की नेमिंग किसने कैसे की? इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का क्या नाम था? आप इसकी बुक का नाम जानते हैं? चलिए, इन्होंने एक बुक लिखी, मैं बताता हूँ, चिंता न करें। उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। बुक का नाम बोलेंगे स्पीसीज प्लांटेरम। कब बुक आई? ये बुक पब्लिश हुई 1 मई 1753। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को कभी ना भूलें। प्लांट्स की नेमिंग के लिए उन्होंने अपनी बुक दी, स्पीसीज प्लांटेरम। 1 मई 1753 को बुक जो है पब्लिश हो गई। जिस दिन ये बुक पब्लिश हुई तभी से हमने इस डेट को याद कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट डेट बताई जाती है ये। वैज्ञानिक मानते हैं कि यही है स्टार्टिंग ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। द्विपद्धति में जो नाम लिखा, द्विनाम पद्धति, कब से शुरुआत हुई? 1 मई 1753। ओके, यही है स्टार्टिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है? आइए समझते हैं। हाँ, ये तो तय है कि इसने 1 मई 1753 को जो है ये बुक लॉन्च कर दी, पब्लिश कर दी। इसके बाद इस सारे नाम जो है इसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को फॉलो करती है। ज़्यादा तो समझने की बात नहीं, फिर भी समझ लेते हैं। एक कोई इलाका है, उस इलाके के अंदर एक प्लांट है, ये रहा प्लांट पी, ठीक है। इस प्लांट पी का कुछ नाम रखना चाहते हैं। एक दिन एक साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का नाम है भाई साहब ए। क्या नाम है? ए। वो ए साइंटिस्ट गए, उन्होंने इस पी प्लांट को देखा और उनका बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत अच्छे कैरेक्टर से, आज से तुम्हारा नाम एक्स है। तुम्हारा नाम क्या है? एक्स। तो पी प्लांट को ए आदमी ने देखा और एक्स इसका नाम रख दिया। और ये बात तुमको बता दूं, जिस वक्त इन्होंने बुक लॉन्च की थी उसके मई के बाद कौन सा आता है महीना? जून। इन्होंने 1 जुलाई और 1753 की बात है। किस दिन की बात है बच्चों? 1 जुलाई 1753। पुराना टाइम है, लोगों को पता नहीं था। 1 साल बाद एक भाई साहब जिनका नाम है बी, वो गए और उन्होंने जाकर के इस पी प्लांट को देखा। उनका बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत अच्छे कैरेक्टर से, आज से तुम्हारा नाम वाई है। तो बी भाई साहब ने पी प्लांट का नाम क्या रखा? वाई। और वाई जो रखा था ये इन्होंने कब रखा? ये इन्होंने रखा 1 जुलाई 1754, उसके जस्ट 1 साल बाद, ठीक है। इसके बाद अगले साल क्या हुआ? एक भाई साहब सी फिर से घूमने गए, इनको ये प्लांट दिखा, उनका बहुत अच्छा प्लांट है, इसका तो नाम जेड है, और इन्होंने ये जेड नाम रखा 1 जुलाई, बताइए डेट, 1755। अब तीनों में झगड़ा हो गया, वो बोल रहा है मेरा नाम, वो बोल रहा है मेरा नाम, वो बोल रहा है मेरा नाम। अब तीनों में से किसका नाम रखे? हम किसी को नाराज नहीं कर सकते। हम जितना ए को मानते, उतना बी को मानते, उतने सी को मानते, तीनों ही बड़े साइंटिस्ट हैं। अब क्या किया जाए? तो इसका जो झगड़े होते हैं, इन झगड़ों का जो है सुलझाव पहले ही कैरोलस लीनियस ने कर दिया है। उन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, पहले आओ पहले पाओ। भाई साहब, मैंने बुक कब लॉन्च करी? 1 मई 1753 को। मेरी लॉन्च की जो डेट है, जो पब्लिश की डेट है, उसके सबसे नजदीक कौन? बोला एक्स। आज से इसका नाम एक्स होगा। सही बात है, पहले आओ पहले पाओ। अगर तुम्हें अपना वाई नाम रखना था तो 1 जुलाई से पहले नाम दे देते,
सही बात है। तो समझ में आ गया, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, पहले आओ पहले पाओ। तो ये है सारा सिस्टम। अगला एनिमल की नेमिंग भी इन्होंने बताई। इन्होंने एनिमल की नेमिंग के लिए एक प्यारी प्यारी बुक लिखी और उस बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था, ये तो है स्पीशीज प्लांटरम, और वो है सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है बच्चों? सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है ये कब पब्लिश की गई? ये की गई 1 अगस्त 1900 कहाँ चला गया, 1758। अरे याद है आपको? गजब यार पढ़ते वक्त किताब खोल के बैठे हो। 1 अगस्त 1758 को इन्होंने अपनी बुक लॉन्च करी। अच्छा आप बताइए इसमें किसकी नेमिंग होगी? इसमें एनिमल्स की, जंतुओं की। इसमें किसकी होगी? प्लांट्स की। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, पादपों की सबसे पहले नेमिंग कब से स्टार्ट हुई? 1 मई 1753। दूसरा क्वेश्चन, जीवों की सबसे पहले नेमिंग कब से स्टार्ट हुई? 1 अगस्त। गलत, 1 मई 1753। प्लांट भी जीवी है, प्लांट जीव पहले सबसे पहले कब स्टार्ट हुई? ठीक है। अगला क्वेश्चन, जंतुओं की सबसे पहले नेमिंग कब स्टार्ट हुई? 1 अगस्त। समझ में आ गया? यानी 3 क्वेश्चन। फर्स्ट नेमिंग लिखना तो इसके नीचे था, लेकिन बोर्ड का नीचे का दिखता नहीं। इसके बाद फर्स्ट नेमिंग ऑफ क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गेनिज्म की या जीवों की सबसे पहले नेमिंग कब की गई? तो आपका आंसर क्या होगा? 1 मई 1753। अब दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट नेमिंग ऑफ प्लांट्स की सबसे पहले नेमिंग कब की गई? 1 मई 1753 को। अच्छा अब क्वेश्चन क्या, फर्स्ट नेमिंग ऑफ एनिमल की पहले नेमिंग कब की गई? 1 अगस्त 1758। बोलो क्वेश्चंस क्लियर हुए? कोई दिक्कत तो नहीं? इंपॉर्टेंट डेट है, इनको आप ध्यान रखेंगे। ये थी भाई साहब कैरोलस लिनियस साहब की बातें। इनको आपको ये बात अच्छी लगी तो ध्यान रखना, कब जब भी कोई पूछे बायनोमियल किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। हकीकत कुछ और है, आइडिया किसी और का था, नाम ये कमा रहे हैं ना। गिवन बाय जो भी पूछे लिखो भाई। चलो लिख लीजिए। अब अपने क्या पढ़ा? नेमिंग पढ़ी, नेमिंग तक पहुंच गए। अब नेमिंग के लिए रूल होते हैं जिसको आप क्या कहते हैं? ICBM, याद है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ वो नहीं है, ICBN वो नहीं है ना। ICBN क्या है बताओ? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN क्या है? जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? ICBN के रूल। ये होंगे अपनी अगली क्लास में, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगली क्लास में अपन ICBN पढ़ेंगे। ICBN के सारे रूल पढ़ने के बाद फिर हर्बेरियम, प्लांट्स वगैरह या जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क, ये चीज़ें पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।